न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिलाष अवस्थी थर्ड एम्पायर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में शुरू से ही चिल्लाते रहे हैं परिवारवाद के खिलाफ। परिवारवाद को लेकर सैकड़ों बार उन्होंने उन राजनीतिक घरानों को कोसा है जिनके बच्चे, जिनकी अगली पीढ़ी राजनीति में आई हो। हालांकि उनका मुख्य निशाना नेहरू गांधी परिवार ही रहता है। उन्हें ये याद नहीं रहता है कि 9.5 साल नेहरू जी जेल में थे, तब आके राहुल गांधी राजनीति में है। उनको बस ये दिखाई पड़ता है, अभी क्या बोले तो खैर, वो एक मुखर विरोधी है परिवारवाद के और अपने भाषणों में परिवारवाद को कोसते रहते हैं। 2014 और 2019 लोकसभा का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए, 2 बार लगातार बन गए और पहली 2014 से ज्यादा सीटें आई 2019 में। ऐसे में अब वो 2024 की दहलीज पर चुनाव की खड़े हैं। अब उनको सब अंदर से रिपोर्ट मिल चुकी है, तो उन्होंने एक साइको गेम खेलना शुरू किया कि अब की बार 400 पार, जैसे वहां बोले थे पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार हो, वहां कुछ 77-72। ये उनका एक हमेशा से नौटंकी रहती है कि मतलब इतनी बार इतने पार। हमारे जो है वो कानपुर में बोलते हैं अब की बार गंगा पार। अब वो पता क्या है, लेकिन अब की बार ये तो तय है कि उनको आईबी इधर उधर की सूचनाएं मिल चुकी हैं कि आप 150 सीटों से आगे नहीं जा रहे। 150 सीटों के अगल बगल आप खत्म हो रहे हैं, तो आप विपक्ष में बैठेंगे, ये उनको पता चल गया है। तो उन्होंने अंत में ये तो साइको गेम किया 400 पार का, और दूसरा क्या किया कि जो राजनीतिक घरानों को वो गाली बकते थे, जिन राजनीतिक घरानों के वो विरोध में हैं, उन्हीं राजनीतिक घरानों को तोड़कर अपनी तरफ मिलाने का कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। मैं आज की 2 घटनाओं की बात करता हूं। पहली घटना तो मतलब आपको सबको बहुत ताजा ताजा घटनाएं हैं सारी, इसलिए आपको बताने में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। परिवारवाद की खिलाफत करते करते जिस ढंग से ये नरेंद्र मोदी परिवार, राजनीतिक परिवारों की देरी पर शीश झुकाने पहुंच गए, सर झुकाने पहुंच गए कि भैया अब की बार हमें बहुमत दिला दो। नरेंद्र मोदी की यह राजनीति में स्थापित राजनीतिक परिवारों को तोड़ फोड़ करके बहुमत की ओर बढ़ने की कोशिश उनकी शुरू हुई। मैं बता रहा हूं आज की घटना। इसीलिए उन्होंने आज ही सबसे पहले झारखंड के स्थापित बुजुर्ग राजनेता शिबू सोरेन के परिवार को तोड़ फोड़, ये बड़ी इनका पसंदीदा गेम है, परिवारों को तोड़ना। अब मैं ये तो कहूंगा नहीं कि आपके तो परिवार है नहीं। जब आपके परिवार नहीं तो दूसरे के परिवारों को आप देख नहीं सकते। आप झूठ मूठ बोलते हैं 142 करोड़ लोग का आपका परिवार है, उसमें पहलवान रेसलर को छोड़ देते हैं जिनको आपने बोला था अरे विशेष फोगट, अरे ये तो हमारे परिवार की, बाद में उसी को खींच के जंतर मंतर से ले गए थे ना। उसी के साथ जब उसी के जब आपके भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया था, तब आपका परिवार कहां गया? अब आप फिर वही अपना परिवार। आपको क्या लगता है आप भारतवर्ष के 142 करोड़ लोग बेवकूफ हैं? सब आप ही की बात पे मान चलेंगे? आप कहाँ गई विशेष फोगट जिसको आप नाश्ता करा रहे थे अपने अपने? अरे ये तो मेरे परिवार की हैं। तो ये नौटंकियां आप कब क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, और राजनीति में क्या करते हैं। ये शिबू सोरेन साहब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिनिस्टर थे, उनके वो जाने माने आदिवासी नेता हैं। उनकी झारखंड के मुख्यमंत्री रहने के अलावा केंद्र में वो मंत्री रहे।
वर्तमान में शिबू सोरेन के जो बेटे हैं हेमंत सोरेन, वो मुख्यमंत्री थे। मगर आपको किसी आदिवासी नेता, क्योंकि आपका जो है एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी एक आदिवासी लड़के के मुंह में पेशाब करता रहा मध्य प्रदेश में, वो चित्र वायरल है। ना आपको आदिवासी मंजूर है, ना आपको शेड्यूल कास्ट मंजूर है, ना आपको शेड्यूल ट्राइब्स मंजूर है, और आप खुद तो जबरदस्ती अपने ही दस्तखत से अपने को ओबीसी बना दिए। खैर वो आप करिए। तो आप वर्तमान में एक उनके इंजीनियर पुत्र है शिबू, ये जो हेमंत सोरेन, उनके पीछे आपने ईडी लगा दी। और मैं तो एक पत्रकार के नाते हेमंत सोरेन ऐसे व्यक्तियों को जिंदगी भर सैल्यूट करूंगा कि ईडी से टकराने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। और उन्होंने ईडी को पहली उसमें नोटिस दिया कि मेरा नोटिस लेते हो कि मैं तुम पर मुकदमा करूं। इतनी हिम्मत पहली बार हेमंत सोरेन ने की, आदिवासी नेता ने। जल उनका, जंगल उनका, जमीन उनकी, वो सब छीनने के लिए, अडानी को देने के लिए उनकी जमीन छीनो, वहां की खदानें छीनो झारखंड की, वहां पर भाजपा का शासन आ जाए और अडानी को सब सौंप। अभी 2 महीने के बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद ना भाजपा का शासन रहेगा, ना अडानी क्या करेंगे वो तो वही बताएंगे। तो हेमंत सोरेन को बोला कि भाई आप मेरे साथ आओ, मुख्यमंत्री आप ही रहोगे, नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी ने, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने जेल जाना पसंद किया। शाबाश हेमंत सोरेन, देश को तुम पर नाज है। और उस समय का एक दृश्य है जो मैं बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन अपने घर पे थे, ईडी टक 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 बेल बजा रही है, दरवाजा खटखटा रही है। हेमंत सोरेन एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे कि देखो बाहर ईडी खड़ी है, मुझे थोड़ी देर बाद गिरफ्तार कर लेगी, मैं अब जाने वाला हूं और मुझे जेल भेज दी। उन्होंने जनता के नाम संदेश दिया और उसके बाद 2 दरवाजा खोल के बाहर गए। ईडी आए थे अरेस्ट करने। एक बड़ी खूबी देखिए, समझदार आदमी, वो बोलता है सुधीर तिहाड़ी, वो 2 टके का पत्रकार, घटिया, तिहाड़ जेल में रह के आया। वो आज अरुणपुरी की जूते चप्पल, अरुणपुरी को ऐसे ही अपराधी और मिल जाए 2-4 तो आप बड़ा आज तक के नाम से कोई गैंग तैयार कर ली, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का दंगा कराने की तो आपके चैनल से खूब डिबेटें होती रहती। तिहाड़ी वहां पहुंची गया और कुछ बाकी हो तो और 2-4 लोग को बुला ली। खैर, तो वर्तमान में वो जेल भेज दिए गए। जेल जाने के पहले उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि एमपी एमएलए का जो एक थाना है वहां पर रांची में, वहां जाकर उन्होंने आदिवासी व्यक्ति को टॉर्चर करने के लिए, ईडी ने टॉर्चर किया, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई और उसके बाद जेल चले गए। वो मुकदमा मरने वाला नहीं है। 2 महीने बाद वो सारे ईडी अधिकारी जो हैं लाइन से खड़े होंगे हाथ में कर पहन के जेल के अंदर। हेमंत सोरेन ने मोदी जी के कहने पर अगर एनडीए ज्वाइन कर लिया होता तो आज वो मुख्यमंत्री होती, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। तब से जो है नरेंद्र मोदी को लग रहा है। अच्छा, एक चीज और भी तय हो गई कि 14 झारखंड की सीटें, 14 में 14 इंडिया अलायंस जीत जाएगा, हर कीमत पे जीत जाएगा। यहाँ भारतवर्ष जो है बलिदान को पसंद करता है, बलिदान को पसंद करता है, शहादत को पसंद करता है, और जबरदस्ती हेमंत सोरेन की शहादत की गई। खैर, तो अभी चुनाव तो 2 महीने बाद ही हैं, तो एनडीए में वो जेल चले गए। मोदी जी ने हेमंत सोरेन को जब जेल भेज दिया तो मैंने आपको उनकी गिरफ्तारी का रोचक किस्सा बता ही दिया। आज मोदी जी की एजेंसी ने क्या, तब से मोदी जी की एजेंसी ढूंढ रही, अरे ढूंढो, ये ढूंढो, वो ढूंढो, इनका परिवार तोड़ो। उनको परिवार तोड़ने में पता नहीं क्या मजा आता है। परिवार तोड़ू आदमी, अपना तोड़ दिया, अब दूसरे का तो बसने दो। अब उन्होंने हेमंत सोरेन की बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन पर उन्होंने
मतलब दोहरे डाले शब्द कहें, ये सब करें, मतलब राजनीतिक रूप से उनको अपने ग्रिप में लेने की कोशिश की, जैसा ये करते रहे, ये यही करते हैं। सोनेलाल पटेल का घर तुड़वा दिया, 2 बहनों को अलग कर दिया, ये और अनुप्रिया को अपने साथ ले लिया। शरद पवार क्या क्या किया, तोड़ दिया, भतीजे को अपने पास ले लिया। ये परिवार तोड़ू नहीं है क्या? नरेंद्र मोदी का ये कैरेक्टर देखिए। अब पता नहीं सीता सोरेन को, अब ये तो आपको देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों से खरीदा गया है क्या? इसका जवाब भी मिलेगा क्या? उनको पैसे दिए गए हैं कि नहीं? पैसे के साथ किस पद का लालच दिया गया है? लेकिन मोदी जी का यह प्रवास थोथा ही सिद्ध होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? उनके माध्यम से 2-4 और लोग तोड़ लोगे आदिवासी का। झारखंड की 14 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बहुत बुरी हार होनी है। 0 सीट दिख रही है वहां पर। ये तो वही चुनाव होने जा रहा है 2000 जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में मुख्यमंत्री थे और शाइनिंग इंडिया और फील गुड आप लोगों ने दिखाया था, प्रमोद महाजन ने। ये चुनाव वैसा ही होने जा रहा है। आपको पता ही नहीं चलेगा, 14 की 14 सीटों के परखच्चे उड़ गए एनडीए में। मगर आपने एक काम तो हो गया, नरेंद्र मोदी परिवारवाद को गाली देते देते शिबू सोरेन के परिवार की ड्योढ़ी पर सर झुका ही लिया ना। सर झुकाना पड़ा ना, भारत की संस्कृति के आगे सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति में है संयुक्त परिवार। सर झुकाना पड़ेगा। परिवारों को कब तक तोड़ेंगे? अपना तोड़ लिया, ठीक है, तोड़े रहो। अब आइए दूसरी तरफ, हर एक को पता है कि बाला साहब ठाकरे इस पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व के प्रतीक हैं। और बाला साहब ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में घुसने की का गेट खोला। और शिवसेना हमेशा ज्यादा सीटें लाती और भारतीय जनता पार्टी कम लाती। और हमेशा शिवसेना बड़ा भाई थी, भारतीय जनता पार्टी छोटा भाई। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आइए मैं आज के दृश्य को सीधा लेके आता हूं। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते ही मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते ही उन्होंने शिवसेना का प्रमुख उद्धव ठाकरे को बना दिया था। उस समय उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में राजनीतिक सामंजस्य नहीं बैठा और राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले ही राउंड में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे कुछ प्रत्याशी शिवसेना के हार गए। संजय निरुपम पहली बार सांसद बने थे तो मनसे के वजह से मनसे ने वोट काट लिए थे भाजपा और सेना के बहुत सारे। उसी तरह साउथ बंबई में जो सीट राज ठाकरे मांग रहे हैं, और वो वहां से भी करीब 1.25 लाख 1.5 लाख वोट मिला। मैं प्रत्याशी का नाम भूल रहा हूँ, ये राम कदम जो अभी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, वो भी कभी मनसे के ही विधायक हुआ करते। तो राज ठाकरे का एक औरा बना। राज ठाकरे के अगल बगल तमाम लोग आए। एक पारकर साहब थे, वो मुझे दिखते नहीं आते, मुझे वो बड़ा प्रभावित करते थे। अभी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि उनका जो लॉजिक था, बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं पसंद करता था उनका। तो अब इन्होंने क्या किया, हालांकि बाद में रहते कुछ ऐसी राजनीतिक परिदृश्य सामने आए कि मनसे तेजी के साथ विकसित होते होते फिर उसकी गति धीमी हुई। अब आज क्या हुआ है कि राज ठाकरे ने खुद बोला कि मुझे दिल्ली से न्योता मिला, यानी अमित शाह ने उनको दिल्ली बुलाया। दिल्ली में
विनोद तावड़े मिलने राज ठाकरे से होटल में गए। विनोद तावड़े महाराष्ट्र के ही हैं और महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी। अब यूं तो राज ठाकरे शिवसेना के नेता रहे, मगर जिस ढंग से उन्होंने अपने मनसे को डेवलप किया तो एक बड़ा वोट बैंक उस समय उनके साथ जाता दिखा। आज क्या हुआ मनसे के, और मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि मनसे के कौन से नेता अभी जाएंगे या क्या, ये बहुत, लेकिन एक चीज है कि मुंबई नासिक समेत महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में मनसे का प्रभाव बढ़ गया था, मगर वर्तमान में मनसे के जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग नगण्य ही मैं कहूंगा। यही वजह है कि राज ठाकरे ने भाजपा से मुंबई और नासिक की सीटें मांगी। अभी क्या हुआ, अब जब वो वहां मिलने गए तो शायद थोड़ी देर में अभी मीटिंग होगी और उनको जो 2 सीटें मांग रहे हैं साउथ मुंबई की, और इधर साउथ मुंबई में अरविंद सावंत हैं शिवसेना के, वो सांसद हैं, और उद्धव ठाकरे गुट के हैं, वो वहां से प्रत्याशी हैं इंडिया अलायंस के। अब वहां पर राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अपना प्रत्याशी लाएंगे। तो मैं तो साउथ मुंबई का निवासी और वोटर रहा हूँ। खैर ये चीजें आगे आएंगी। सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने ये दृश्य देखकर बोला कि अगर राज ठाकरे इंडिया अलायंस में आते हैं तो हम उनका स्वागत करें। ये सुप्रिया सुले ने बोला। इसके तुरंत बाद शिवसेना के संजय राउत ने बोला। क्या सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार ने तो नहीं कहा। जाहिर सी बात है कि राज ठाकरे का इंडिया अलायंस में आना यह संजय राउत को नहीं भाएगा और ना ही उद्धव ठाकरे को भाएगा। हालांकि मैं एक चीज को बार बार बोलना चाहता हूँ, कुछ चीजें मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि जब इनकी सर्जरी हुई थी, जब इस सर्जरी का इल्जाम लगाकर एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे कि आप 3 महीने घड़ी में पड़े रहते हैं, वो उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी उद्धव ठाकरे की हुई थी, शिंदे साहब को भी याद है। और उस समय देखिए मुझे वो टचिंग सीन था मेरे लिए, क्योंकि हम सब परिवारों से दूर रहते हैं मुंबई में आकर। तो उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को बुलाया था कि हमारी सर्जरी पर चलो। तो वो खून तो है ही है वो, और तरुणाई का तमाम समय दोनों ने साथ में ही गुजारा, जवानी तक साथ में ही रहे। बाद में जो दृश्य है मैं बता चुका हूं। तो वो दिल्ली आने का उन्हें न्योता मिला। अभी अभी तक तो मुझे सूचना नहीं मिली है कि क्या हुआ, लेकिन अमित शाह मिलेंगे, जेपी नड्डा मिलेंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी। उनको सीटें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, दी तो जाएंगी जब उनको न्योता मिला है, उन्हें बुलाया है। अब मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ, क्यों भाई, हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत परिवारवाद के बड़े परिवारवाद, परिवारों को हटाओ, ये करो वो करो। अब क्या हो रहा है, आप बाला साहब ठाकरे के परिवार के व्यक्ति को आज फिर अपने साथ ले जा रहे हैं। शिबू सोरेन भी तो परिवारवाद के हैं, उनकी बहू को अपने साथ ले गए। दूसरा, राज ठाकरे को न्योता दिया आपने, परिवारवाद को ही न्योता दिया ना। और आज आपने सर झुकाया बाला। मुझे तो खुशी है कि परिवारवाद को गाली देते देते नरेंद्र मोदी ने आज परिवारवाद के स्थापित राजनीति में स्थापित परिवार बाला साहब ठाकरे के परिवार की देहरी के आगे सर झुकाना पड़ा ना। हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ भी कभी नहीं कह दिया जाता है। परिवारवाद जय शाह को तो नहीं बोल सकते ना, वो तो परिवारवाद। पंकज सिंह को भी राजनाथ सिंह के बेटे को नहीं बोलते। पंकजा मुंडे को टिकट दी, वो भी गोपीनाथ मुंडे का परिवार है। पूनम महाजन को टिकट दोगे, वो भी प्रमोद महाजन का परिवार है। इन सबको क्या, इनका बच्चा, अब क्या बोले, हम कुछ कहते हैं तो बेशर्मी की भी बातें बन जाती। उनको आपको मानना चाहिए कि पंकज सिंह राजनाथ सिंह के पुत्र, आपके पुत्र ही नहीं मानते, आप उनका परिवार नहीं मानते, वो भतीजे हैं क्या है वो? अगर पुत्र है तो आपने परिवारवाद को टिकट दिया। इस बात को पता नहीं क्यों नहीं मानते, मतलब कैसा धूल झोंक। अरे वो दिन गए
वो 2014 में था कि लोग आपका कुछ भी मान लेते थे। 2019 में रहा कि शायद अब आप सुधर जाओ, अब कुछ ठीक करो, लेकिन आपने तो बस सारा कुछ अडानी को सौंप दिया, पूरे देश का व्यापार। और ये अब लोगों को समझ में आ गया, इलेक्टोरल बॉन्ड आया ना सामने, तो समझ में आया आपके हाथी की तरह वो दिखाने के कुछ दांत अलग हैं और खाने वाले अलग। अब लॉटरी वाले से सट्टे का पैसा ले, सट्टा करता है वो मार्टिन, सट्टेबाज है, खाली एक ही काम नहीं करता है। और कितने अभी और आ रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनियों से भी पैसा आया है, पता नहीं कहां कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड आया है ना। कल अभी आपको देना है सारा हिसाब, शुक्रवार को देना पड़ेगा, तब आपको खुलेगा, तब आपको और राज ठाकरे चाहिए, तब आपको और सीता सोरेन चाहिए, तब आपको और परिवारवाद, तब आपका परिवारवाद कहां चला गया। मैं तो परिवारवाद का समर्थक हूं, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। जिस जिस परिवार में टैलेंटेड लोग हों, जिस माता पिता की औलादें टैलेंटेड हों, ये आपने मान लिया कि हम अपने अपने पिता माता से टैलेंटेड हो ही नहीं सकते। अब आपकी अपनी प्रॉब्लम है, मगर देश में तो होते हैं ना टैलेंटेड लोग जो माता पिता से आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं, वो फिल्म में भी हैं, वो क्रिकेट में भी हैं, वो राजनीति में भी हैं, हर जगह पिता से ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे दिखाई पड़ते हैं। हेमंत सोरेन को ही देख लो, पिता ने वो नहीं किया, लेकिन आज जो है वो अरेस्ट होने के लिए चले गए। आज रणधीर कपूर जो है वो अपने पिता से आगे निकल रहा है। करिश्मा कपूर जो फिल्म वाली थी, वो अपने रणधीर कपूर पिता से आगे निकल गई, बबीता सिंह की माँ उनसे आगे निकल गई। तो ये आप क्यों मान लेते हैं कि परिवारवाद इसलिए खराब है क्योंकि अरे परिवारवाद अगर खराब है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों मंत्री बना के रखा? क्यों आपने जितिन प्रसाद को मंत्री बना के वहां रखा उत्तर प्रदेश? काहे को परिवारवाद खराब है? और ये दूसरा देखिए, कितने लोगों को तो आरपीएन सिंह पता नहीं सबको बुला बुला के आपने, मिलिंद देवड़ा, हाँ मिलिंद देवड़ा को आप कह सकते हैं कि वो अपने पिता से ज्यादा प्रतिभाशाली है नहीं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है। मिलिंद देवड़ा इज नॉट ए पॉलिटिशियन। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं। वो तो हो गया कि मुरली देवड़ा एक राजनीतिज्ञ थे, बावजूद तमाम उन्होंने अपनी कुछ मर्यादाएं और राजनीति की चीजें निभाई। बाला साहब ठाकरे के भी पास जाते थे, हाँ उन्होंने अपने प्रभाव में इनको 2 बार सांसद बनवा दिया, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तब से सांसद बन नहीं पाए। अब तो शायद मुकेश अंबानी ने अपने खजाने खोले होंगे इसलिए राज्यसभा चले गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप परिवारवाद उनको ले ही आते हो ना, परिवारवाद। तो आज परिवारवाद के 2 लोगों को आपने अपने एनडीए में आमंत्रित किया, और मैं दोनों को आपने आमंत्रित किया, मेरे लिए परिवारवाद के हिसाब से ये दोनों उचित है, क्योंकि इन दोनों ने सेवा को देखा है। परिवारवाद का मतलब मैं थोड़ा जरा सा बहुत थोड़े सेकंड लेता हूँ। मैं जहाँ रहता था एक व्यवसायिक क्षेत्र था कालवा देवी, तो उस समय मैं एक बार, बहुत अखबार वाला नहीं आया, उसने तो मैंने देखा, हमने कहा ऊपर जाएगी किसी से अखबार लाओ, तो मालूम पड़ा फाइनेंशियल एक्सप्रेस आ गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स आ गया, आर्थिक अखबार आ गए। मतलब वो व्यापारी लोगों के बिल्डिंग थी जिसमें मैं रहता। तो परिवेश से सीखता है आदमी। तो अगर राजनीति में सीखा है लोगों ने परिवेश से, तो उनको क्यों आप हाथ हटाना चाहते हैं? तो वो रहेंगे, बने रहेंगे, और आपने तो सर झुका ही दिया तो परिवारों के आगे, और तोड़ फोड़ आपने बढ़िया तोड़ फोड़ भी की है। अब अंतिम एक बात पे आ जाता हूँ, और वो है बिहार की। बिहार में भी आपके साथ एक व्यक्ति थे, आपके साथ मंत्री थे, यूपीए में भी मंत्री रहे हैं और एनडीए में भी मंत्री, रामविलास पासवान।
रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान, मैं उन्हें मिला भी था यहाँ पर, वो फिल्मों में अभिनय करने के लिए आए थे, और उसके बाद वो जब फिल्मों में नहीं चले तो वो राजनीति में भी नहीं है। चिराग पासवान ना फिल्मों में चले ना राजनीति में चले, वो अपने पिता की फोटो की कमाई खा रहे हैं जो उन्होंने बांटे हैं अपने हाजीपुर और उन क्षेत्रों में, लेकिन ठीक है, उन्हें अधिकार है। चिराग पासवान के चाचा भी थे, रामविलास पासवान के भाई पशुपतनाथ पारस, उनको भी सांसद का टिकट दिया रामविलास पासवान ने। अब ये परिवारवाद नहीं था आपको। चिराग पासवान किसके बेटे हैं? रामविलास पासवान के ना। तो आप तो बहुत विरोधी हो परिवारवाद के, फिर क्यों आप चिराग पासवान का जो है ड्योढ़ी में सर झुकाने जाते हो? चिराग पासवान के चाचा पशुपतनाथ, देखिए इनका ये जो फ्यूचर गेमिंग वाला नहीं है तमिलनाडु वाला, जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दिया, उससे बड़ी गेमिंग खेले हैं लगता मोदी जी, सीख लिए, उससे बहुत गेमिंग सीखे हैं। परिवारवाद को गाली दो मगर परिवारवाद के आगे सर झुका दो ड्योढ़ी पे जा, जब अपना स्वार्थ आए सामने। अब आप 150 पे सिमट रहे हैं, आप 2024 हार रहे हैं चुनाव, तो चलेगा, चलो आप बाला साहब ठाकरे के, ठीक है, बाला साहब ठाकरे के ड्योढ़ी पे सर झुकाए आपने, वो तो मैं आपको आपका धन्यवाद अदा करता हूं मोदी। दूसरा, आपने पहले और सर झुकाया उसके उसमें शिबू सोरेन के भाभी के पास। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ कि चिराग पासवान के चाचा पशुपतनाथ पारस भी चिराग पासवान के साथ रहकर लोग जनशक्ति पार्टी को चला रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी को मैं एलजेपी बोलूंगा संक्षेप में, मगर मोदी जी ने एलजेपी को तोड़ दिया। भट्टी की कितना इनका जब जरूरत तो तोड़ दिया, उन्होंने तोड़ दिया और चिराग को अलग कर दिया। बोलो, रामविलास पासवान के बेटे ही को अलग कर दिया, जिसको आज 5 सीटें दी, और उसके चाचा पशुपतनाथ पारस को बोला अपने साथ के सारे सांसद लेके दिल्ली आ जाओ। सारे सांसद लेके दिल्ली पहुंच गए, उनको अलग 2 गुटों में बांट दिया, और चिराग अकेले पड़ गया, और उनके चाचा 3 सांसदों के साथ उनको मिनिस्टर बना दिया। पशुपतनाथ पारस अभी से कुछ घंटे पहले मोदी सरकार में मंत्री थे, और वो उन्होंने परिवार में तोड़ फोड़ की। इनके 2 गुण सामने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी का, एक तो परिवारवाद की खिलाफत करते हैं और परिवारवाद के आगे सर झुकाते हैं, दूसरा परिवारों को तोड़ने में बड़ा मजा आता। मैं ये तो नहीं कहूंगा उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है परिवारों को लेके, लेकिन वो तो पशुपतनाथ पारस ने के साथ 2 और सांसद आए जो चिराग पासवान के साथ, है ना। और मैं एक खूबसूरत बात जहां मैं रुक रहा था बताने के लिए, वो ये कि ये पशुपतनाथ पारस है ना, ये वही है महाराज जिन्होंने सबसे पहले पिछले हफ्ते लिखा पशुपत पारस सांसद मोदी का परिवार। क्या हुआ? मोदी का 142 करोड़ का परिवार भगा दिया उसको किनारे। 5 सीटें आपने चिराग पासवान को दे दी, और पशुपत पारस को 0। बड़ा सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा, बिग जीरो, नल। बहुत जीरो को बहुत सारी संज्ञाओं से, बहुत सारे कामिल बुल्के की डिक्शनरी में मोदी जी ने अपनी राजनीति की निर्मम शैली के अनुसार चिराग पासवान के परिवार को ही छिन्न भिन्न कर दिया। आज चिराग पासवान बोल रहा था अभी आपकी जिम्मेदारी थी संभालना। अरे मोदी जी संभालने दें। मोदी जी सब जगह पावर जो जनता ने दिया था उसका दुरुपयोग करके परिवार तोड़ रहे। उनके लिए तो एक ही परिवार है, 2 अडानी और अंबानी। तब से पशुपतनाथ पारस, अब क्या पशुपतनाथ पारस अब वो मंत्री थे, उन्होंने कल इस्तीफा दिया, भाग भाग के घूम रहे हैं। अभी शायद आ गए वो भी दिल्ली। लोग दिल्ली जा रहे हैं, सीता जी दिल्ली गई, सीता सोरेन, राज ठाकरे दिल्ली गए, और दिल्ली से पशुपत पारस जो है वो भाग के लालू प्रसाद यादव के पास गए। लालू यादव से कल फोन पर बात की। अब लालू यादव ने क्या निर्णय लिया, अब ये तो अभी थोड़ी देर में, कुछ आज रात तक या कल सुबह तक बहुत सी चीजें क्लियर होंगी। पशुपतनाथ पारस ने जो लालू यादव से समझा, तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी
कुछ लालू यादव जी के परिवारों के लोगों को जानता हूँ, तो मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि शायद एक टिकट जरूर दे दें चिराग पासवान के खिलाफ, पशुपत पारस को उठा लड़ा दो। हालांकि ये मोदी की शैली का जवाब होगा। तो चिराग पासवान के खिलाफ अगर उनके चाचा लड़े तो ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा, शायद हाजीपुर से लड़े या जाने कहाँ से। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, नरेंद्र मोदी हर जगह वो फ्यूचर गेमिंग वाला गेम खेलते हैं मार्टिन का, कि आप चिराग पासवान को इन्होंने विधानसभा में नीतीश कुमार के खिलाफ लगाया और वो बोलते थे कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ चिराग पासवान, फिर बाद में हनुमान जी को उन्होंने भगा दिया। और नीतीश कुमार ने की सीटें कम हो गई, चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट लड़ा। वो पासवान वोट जो 4-5% है, 5 से 6% है शायद, वो उनकी तरफ सेंट्रलाइज हुआ, तो इतना तो कर ही सकते थे कि उन्होंने नीतीश कुमार के कैंडिडेट्स को हराया। तो नीतीश कुमार चिराग पासवान की खुन्नस लेकर बैठे। अब चूंकि चिराग पासवान ने उनके विधायकों की संख्या कम कर दी, अब वो चाहते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान भी रहें और नीतीश कुमार भी रहें। अब देखना है कि कल रात तक या आज रात तक या कल सुबह तक कौन सा दृश्य सामने आएगा। लेकिन एक बात तो हो गई, हमें देखना है सीता सोरेन को कहां से लड़ाए। सीता सोरेन को लोकसभा चुनाव, फिलहाल तो लोकसभा ही सामने है, इसीलिए लाए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दे, अगर दिया होगा तो। राज ठाकरे को कहां कहां की टिकट मिलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि साउथ बम्बई और नासिक की टिकट उन्होंने मांगी, नासिक में उनका प्रभाव भी है ना। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर भी चीजें फंसने वाली। अचानक समीर भुजबल जो है वो नासिक से, भुजबल जी के बेटे, अब वहां की टिकट अगर राज ठाकरे मांग लेंगे तो छगन भुजबल क्या वो करेंगे, उनका बेटा समीर भुजबल क्या करेगा। तो यहाँ पर भी अभी संघर्ष प्रारंभ हो कि नासिक की टिकट उन्हें मिलती है, सीट मिलती है कि नहीं मिलती है। और साउथ बम्बई की तो संभव भी है उन्हें मिल सकती है। पशुपत पारस को क्या इंडिया अलायंस एडजस्ट करेगा और कितनी सीट देगा। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ नहीं, इसलिए मैं एज ए जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ कि शायद पशुपत नाथ पारस को, मेरे सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ लड़ने के लिए एक टिकट दिया जाए। बाकी उनके सांसदों को नहीं मिलेगा, उनके सांसद भाग के चिराग पासवान को 5 दिया, और चिराग पासवान को 5 टिकटें दी, तो अब वो जाके वहीं जाएंगे। अब चिराग पासवान क्या करेंगे। अब इन लोगों को 5-5, 6-6, 7-7 सीटें जो मिल रही हैं, इनका क्या होगा, इनका भी हमें देखना है कि अनुप्रिया पटेल को 2 टिकटें मिली हैं, एक तो वो खुद लड़ेंगी, दूसरी का क्या करेंगी। ये सेल्स काउंटर लगने वाले हैं बहुत बड़े बड़े, इन पर भी बात होगी, इन पर भी आगे जैसे ही चुनाव पास पास आता जाएगा कि जिनको ज्यादा। अब चिराग पासवान को 5 टिकटें दी हैं, तो चिराग पासवान किसको लड़ाएंगे 5 में, कितने करोड़ रुपए में बेचेंगे एक टिकट, ये भी तो पता करिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी, चूंकि हमारा ये तो मैं प्रमाणित चीजों के आधार पर, मैं प्रमाण के आधार पर बात कर रहा हूं और इसके प्रमाण हैं भी मेरे पास। तो एक, मगर इन सबके बावजूद अब मैं एंड पर आ चुका हूं, कंक्लूसिव पार्ट, कि एक बात तय है कि परिवारवाद के विरोधी मोदी जी 2024 के लिए राजनीति के परिवारों के ही चक्कर लगा रहे हैं, परिवारवाद का विरोध कर रहे हैं और परिवारवाद की देहरी के में सर झुका रहे हैं। सर झुकाना शब्द मैं वापस लेता हूँ, प्रधानमंत्री हैं, मतलब उनके चक्कर लगा, उनके जो अंटू पंटू हैं वो तो सर झुका ही रह जाए। और दूसरा कि आपने परिवारों को लड़ाया। अब शरद पवार को देखो, शरद पवार के भतीजे को आपने, अजीत पवार को अपने साथ कर लिया, सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियों को ही लड़ाया है, चिराग पासवान को और चाचा को पशुपत नाथ पारस को लड़ा दिया, और किसको किसको अभी वहां पर सोरेन परिवार में भी आपने लड़ा दिया, बहू को सास से लड़ा दिया, और
राज ठाकरे और उद्धव का तो खैर राजनीतिक दल ही अलग है, तो मैं ये नहीं कह सकता। खैर मोदी जी अंत में एक लाइन कि मोदी जी पशुपतनाथ पारस को तो बख्श देते, उसने बेचारे ने लिखा था कि मोदी जी का परिवार, उसने हटा दिया, कल मोदी जी का परिवार नहीं मान रहा, जब आप उसको कुछ टिकट ही नहीं दे रहे हो तो वो हटा दिया उसने। तो मोदी जी अपने ही परिवार के लोगों को तोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो मित्रों, ये था आज राजनीति के 3 परिवर्तन, वो भी परिवारवाद से जुड़े। तीनों परिवर्तनों में नरेंद्र मोदी ने जाकर उन्हीं परिवारों को जाकर टच किया, उन्हीं परिवारों से मदद मांगी, 2024 के चुनाव के लिए गठबंधन किया जिनको वो गाली बकते हैं। और तीसरा, परिवारों को लड़ाने में माहिर नरेंद्र मोदी एक बार फिर शिबू सोरेन परिवार और चिराग पासवान परिवार, देखिए ये सब आपके साथी, ये तीनों आपके साथी। शिबू सोरेन भी एनडीए में मिनिस्टर हैं, रामविलास पासवान भी एनडीए में मिनिस्टर रहे हैं, और बाला साहब ठाकरे का भी आपको तो आशीर्वाद मिला बाला साहब ठाकरे का, भाजपा को पूरी। तो मित्रों, ये था मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, और तीनों परिवारों के आगे आज इन्होंने सर झुकाया। तो मित्रों, ये थी एक रिपोर्ट, और मैं थर्ड एम्पायर कार्यक्रम से अभिलाष अवस्थी विदा लेता हूँ। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।